हमने बैलेंसिंग पढ़ी थी रेडॉक्स रिएक्शन की, तो उसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी पढ़ लिया था और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी पढ़ लिया था ना। ठीक है, और इसके कुछ मैंने क्वेश्चन भी आपको दिए थे होमवर्क में, आपने कर लिए होंगे वो। ठीक है, अभी अपन कोई मॉड्यूल का पूरा कर लेते हैं पहले भी ये, फिर डिस्कस कर लेंगे जो भी कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ये आप वैसे तो पढ़ चुके हो, थोड़ा सा और रिवाइज करते हो। लिखिए हेडिंग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अब ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं पहले। जैसे हमने सिंपल है, मोल का फॉर्मूला लिखा था। मोल का फॉर्मूला क्या था? वो था अपने पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास ये किसमें लिखते हैं? ग्राम में, अपॉन उसका लिख देते हैं मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, इससे आप कैलकुलेट करते हैं मोल। अब जैसे हम मोल कैलकुलेट करते हैं ना, वैसा ही एक इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। अब वो इक्विवेलेंट क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पहले उसका फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के लिए हमारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लॉजिक है उसका, वो बाद में देखते हैं अभी। जैसे अगर अपने को कैलकुलेट करने हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अब इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिख देते हैं। कभी कभी इसको ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल देता है, जैसे मोल ग्राम मोल बोल देते हैं, इसको ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल देता है। एक ही मतलब है इसका ना, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट, इसका जो फॉर्मूला है ना वो क्या आएगा? सेम ऐसा ही फॉर्मूला आएगा, उसका आएगा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब मुद्दा ये कि अगर हमें एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो मास तो हमें दिया होगा ग्राम में वही, और इक्विवेलेंट मास, अगर हमें इक्विवेलेंट मास पता चल जाए, तो इक्विवेलेंट मास पता चल जाए तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इक्विवेलेंट वेट पता करना है, तो अभी हमारे पास कोई इक्विवेलेंट वेट का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम कैसे पता करते हैं इक्विवेलेंट वेट? अब इक्विवेलेंट वेट जो लिखना है ना हमें, तो इक्विवेलेंट वेट को हम ऐसा लिख सकते हैं, मोलर वेट या मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या आपने इसको एन फैक्टर लिखा है, वैलेंसी फैक्टर लिखा है, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, एक ही बात होती है, लेकिन जो आपने लिखा वो मैं लिख देता हूं, ये है वैलेंसी फैक्टर। अब अगर मान लो हमें वैलेंसी फैक्टर पता चल जाए, तो हम इक्विवेलेंट वेट पता कर सकते हैं, और अगर हमें इक्विवेलेंट वेट पता चल जाए तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता कर सकते हैं। मतलब अभी भी हमें एक चीज तो है ही ऐसी जो हमें पता नहीं है, वो क्या चीज है? वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट तक पहुंचने के लिए हमें वैलेंसी फैक्टर तक तो आना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट वेट लिखना है, तो इक्विवेलेंट वेट को हम लिख सकते हैं मोलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला और बन जाएगा मोल्स की टर्म में। वो क्या बनेगा? अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिखें, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को लिखेंगे मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो क्या ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर बन जाएगा? यस। तो मतलब ये है कि अगर हमें इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने ना, तो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें वैलेंसी फैक्टर तो पता ही होना ही चाहिए, चाहे फिर मोल कैलकुलेट करो या इक्विवेलेंट वेट से कैलकुलेट करो, कैसे भी कैलकुलेट करो, लेकिन हमें वैलेंसी फैक्टर तो पता होना ही चाहिए। अब वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो आपको आता है वैसे तो, लिख लेते हैं अभी उसके और क्या क्या तरीके हैं वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करने के। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, ऐसे अपन दो डेफिनेशन और लिखी थी कंसंट्रेशन टर्म की। एक टर्म थी अपने पास मोलैरिटी, और दूसरी थी नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला था? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, यही था ना, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये था अपने पास। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें था? लीटर में। ऐसे अपने पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला है? वो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लिखते हो? लीटर में। तो यहां से अगर हमें मोल ऑफ सोल्यूट लिखने हैं, तो मोल कैसे लिख सकते हैं अपन? मोल, मोल का फॉर्मूला क्या मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं? यस, ये बहुत जगह काम में आता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला, सॉरी, मोल का फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ऐसे ही अगर हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिखने हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को क्या लिख सकते हो आप? एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और नॉर्मेलिटी को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो क्या नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये पता है सबको? मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये आता है। और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन एक जगह और काम में आता है, जब आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू लिखा होगा, तो वहां पे लैम्डा एम आता है लैम्डा इक्यू इनटू वैलेंसी फैक्टर। दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले काम आते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं, याद है सबको ये फॉर्मूला?
यस। अब मुद्दा ये है कि अगर हम देखें कि इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन कहां से आई थी, क्या लॉजिक था उसका, है ना। कि जैसे मोलर वेट है, मोलर वेट का मतलब थोड़ा सा फील आता है हमें कि मोलर वेट का मतलब होता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी कि एक मोल पार्टिकल का जो मास होता है वो क्या होता है, मोलर मास होता है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट का थोड़ा सा ऐसे फील नहीं हो रहा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मतलब किसके इक्विवेलेंट कुछ वेट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इसके बारे में अपन देखेंगे। अगर वो नहीं भी आती आपको उसकी इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन, आपको इतनी चीजें पता है तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाए, इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आप पहले इतना लिख लो, ये सारे फॉर्मूलाज अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं। कल आपने बैलेंसिंग के क्वेश्चन किए क्या घर जाकर, हो गए क्या सारे क्वेश्चन? जो मैंने बोला था कि हमने कुछ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से 2-3 क्वेश्चन क्लास में कर लिए थे, बाकी घर जाकर करना आप, तो हो गए थे वो वैसे? अभी कर लेते हैं वैसे ये पूरा करके। ना वैलेंसी फैक्टर आपने कैसे कैसे कैलकुलेट किया था? एसिड का वैलेंसी फैक्टर बेसिसिटी, बेस का वैलेंसी फैक्टर एसिडिटी, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, और किसी भी आयन का वैलेंसी फैक्टर उसकी चार्ज जो भी होता है ना, और किसी एलिमेंट का वैलेंसी फैक्टर उसकी वैलेंसी। क्या इतने वैलेंसी फैक्टर आपने पढ़े हुए हैं? यस। क्या ये दोबारा से लिखे या नहीं लिखे? नहीं लिखे ना, तो अपन क्या ओनली रेडॉक्स वाला वैलेंसी फैक्टर लिख लें कि रेडॉक्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। अब जैसे किसी भी कंपाउंड का जो मोलर मास है ना वो फिक्स होता है, ठीक है ना। जैसे आपने H2 लिया तो H2 का 18 फिक्स है, CO2 का 44 फिक्स है, H2SO4 का 98 फिक्स है। लेकिन जो इक्विवेलेंट वेट आता है ना वो वेरी कर सकता है, वो फिक्स नहीं है कि जैसे आपने CO2 ले लिया तो उसका इक्विवेलेंट वेट, मतलब कार्बन ले लिया तो कार्बन का इक्विवेलेंट वेट हमेशा ही फिक्स हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर सकता है। लेकिन कार्बन का एटॉमिक की वेट की बात करें तो एटॉमिक वेट कार्बन का फिक्स है, कितना है? 12। चाहे वो CO2 हो, चाहे CO हो, चाहे कोई सा भी कंपाउंड हो, फिक्स है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट फिक्स नहीं है, तो उसको हम याद भी नहीं रख सकते, वो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। लिखें इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन लिखें। चलो लिख, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, equivalent weight of the substance is the weight, is the weight which combines with equivalent weight of the substance is the weight which combines with, which combines with or displaces, which combines with or displaces, displaces
कि किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट है ना, वो कितना वेट है ये लिखना चाह रहा है ना, ये कि कितना इक्विवेलेंट वेट, कितना वेट है। जैसे मान लो आपने H2SO4 लिया तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो विच कंबाइंस विद और डिस्प्लेसेज, क्या क्या डेफिनेशन पढ़ी आपने, डिस्प्लेसेज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कि किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो हाइड्रोजन के कितने ग्राम के साथ रिएक्ट कर लेता है, 1 ग्राम के साथ, तो वो क्या होगा उसका इक्विवेलेंट वेट। या फिर और करके लिख सकते हैं अपन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर एजी, कि इनमें से किसी के साथ भी अगर इतने वेट के साथ, इसके इस वेट के साथ, इस वेट के साथ, इस वेट के साथ जो कंबाइन होता है, वो वेट क्या हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करना है, अभी पहले ये लिखो, आप डेफिनेशन पूरी करो, विच कंबाइंस विद और डिस्प्लेसेज, ये वाला लिख लो, फिर उसके बाद इनमें से किसी के साथ भी, ठीक है। जैसे इधर देखो, मैंने लिख दिया MgO, इसमें MgO में मेरे को चाहिए मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट, तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो यहाँ पे फिर कौन सी डेफिनेशन फिट बैठेगी, ऑक्सीजन वाली। कौन सी बैठेगी, ऑक्सीजन वाली। अब इसमें एक मैग्नीशियम है, तो एक मैग्नीशियम कितना हो गया 24 ग्राम, और एक ऑक्सीजन कितना हो गया 16 ग्राम, तो हम इसका लिखेंगे, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना मैग्नीशियम है 24 ग्राम, यही है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना मैग्नीशियम होगा, वो आएगा 24/16 इंटू 8, तो वो कितना आएगा 12 ग्राम। तो यहां से अगर मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम लिखूंगा तो वो कितना आ जाएगा 12, तो 8 ग्राम। यहाँ पे ऑक्सीजन वाली डेफिनेशन लग जाएगी। जैसे अगर मैं लिखूं CH4, तो यहाँ पे इसमें हमें चाहिए कार्बन का इक्विवेलेंट वेट, तो कौन सा डेफिनेशन लगेगा 1 ग्राम हाइड्रोजन वाला, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन वाला लगेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना कार्बन है 12 ग्राम, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना आएगा 12/4 इंटू 1, यानी कि कितना 3 ग्राम, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन लिखोगे तो कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा। ठीक है, और भी लिख सकते हैं कि जैसे आपने ये लिख दिया CO2, ये लिख दिया, तो CO2 में लिखोगे तो CO2 में कितना कार्बन है 12, ऑक्सीजन कितना है 32, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कार्बन है 12 ग्राम, तो 8 ग्राम के साथ कितना आएगा 12/32 इंटू 8, कितना आ जाएगा 3 ग्राम, यही आएगा। तो यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन लिखोगे तो कितना 3। अगर यही मैं CO2 की जगह क्या लिखता CO, तो क्या कार्बन का इक्विवेलेंट वेट सेम आता है, कुछ अलग आता, अलग आता है। यहाँ पे कार्बन कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 16, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कार्बन है 12 ग्राम, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना आएगा, वो आएगा 12/16 इंटू 8, तो वो कितना आएगा 6। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन लिखोगे तो कितना आएगा 6। अब देखो CO2 में कार्बन का इक्विवेलेंट वेट कितना था 3, लेकिन यहाँ पे CO में कितना है 6 है, लेकिन कार्बन का इक्विवेलेंट वेट दोनों में क्या है डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक वेट क्या रहता है सेम रहता है। तो इक्विवेलेंट वेट कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर सकता है, अपन और भी खूब सारे ऐसे एग्जांपल पढ़ेंगे, लेकिन एटॉमिक वेट हुआ, मॉलिक्यूलर वेट हुआ, ये क्या रहते हैं फिक्स रहते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट वेट वेरी कर सकता है। वो कैसे कर सकता है वो आपके सामने ही है, तो ये कुछ और एग्जांपल्स लिख लो आप, है ना, ये ज्यादा अपने काम में नहीं आते। ये पता है ये इतना क्यों आया, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और Ag का कितना होता है 108। ये याद ही रख लो, क्योंकि आपने जब फेराडे सेकंड लॉ पढ़ा था तो वहां पे ये बहुत काम आते हैं, और वहां पे ये काम आते हैं कौन कौन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये तीन ही काम में आते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का मोल वेट, हाइड्रोजन का या फिर क्लोरीन का ये पूछा जाता है। फेराडे लॉ में आपने लिखा था ना सेकंड में W1/W2 = E1/E2, तो वहां पे इक्विवेलेंट वेट अपने को चाहिए होते हैं ना, तो फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आपको इन तीनों के मिलते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो आपको याद होगा तो आपके लिए इजी रहेगा।
बताता हूँ, लिखते हैं, लिख रहे हैं। लिख लिया भाई ये सर? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर है ना, वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें खूब सारे तो आपने पढ़े ही हैं, तो एक बार थोड़ा सा बस लिख लेते हैं, कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो वाले आपने किए हुए हैं, क्वेश्चन करेंगे उनका डायरेक्ट। पहला, एलिमेंट के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना आता है? फॉर एलिमेंट बताओ वैलेंसी फैक्टर क्या आता है? वो उसकी आता है वैलेंसी। वैलेंसी जैसे आपने लिया मान लो सोडियम तो कितना आएगा? 1। आपने लिया ऑक्सीजन तो कितना आएगा? 2। आपने लिया एल्यूमिनियम तो कितना आएगा? 3। लिख लो कुछ ऐसे ही ना। आप बोलोगे वैलेंसी चेंज हो सकती है, यस, तो वैलेंसी चेंज होगी तो वैलेंसी फैक्टर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो उस केस में फिर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है अपना मोलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो वो भी चेंज हो जाएगा। फॉर आयन, आयन के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? तो इसके लिए अगर वैलेंसी फैक्टर लिखें तो अपन लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब अगर एनाइन आ गया तो फिर उसका नेगेटिव नहीं होगा, उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? पॉजिटिव आएगा ना। जैसे आपने मान लो ले लिया सोडियम, तो इसका सोडियम प्लस का वैलेंसी फैक्टर कितना? 1। एल्यूमिनियम प्लस 3 का कितना? 3। सल्फेट का कितना? 2। ऐसे। तो अगर नेगेटिव चार्ज आयन है मतलब एनाइन है तो उसका वैलेंसी फैक्टर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। थर्ड लिखिए, फॉर बेसिसिटी, फॉर एसिड। एसिड के लिए क्या आता है? बेसिसिटी। फॉर एसिड, वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड। तो इसके लिए जो वैलेंसी फैक्टर आता है वो आता है इसकी बेसिसिटी। ठीक। तो आप जानते हो एसिड की बेसिसिटी, जितने रिप्लेसेबल H प्लस होते हैं, जितने OH को वो क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। अब जैसे मान लो आपको एक चीज देखना है इधर, जैसे मान लो आपको H2SO4 दिया जाए, कुछ भी नहीं दिया, ओनली इतना बोल दिया H2SO4, तो फिर इसका क्या वैलेंसी फैक्टर लिखोगे? H2SO4 यहां लिख दिया तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना लिखोगे? 2 लिखेंगे। अब एक चीज देखो, अगर मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी NaOH प्लस H2SO4, इससे हमें मिलता है Na2SO4 प्लस H2SO4, ऐसा रिएक्शन लिख के दे नहीं, Na2SO4 प्लस 2H2O, ये रिएक्शन लिखकर दे दी। अगर मेरे को यहाँ पे पूछा जाए कि H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर बताओ, रिएक्शन लिखकर दी है मेरे को और ऐसा पूछा है, तो फिर यहाँ पे देखो, पहले तो ये देखना है कि ये रिएक्शन कौन सी है। ये रिएक्शन कौन सी है? एसिड बेस। ये रिएक्शन कौन सी है? एसिड बेस। अगर ये रिएक्शन एसिड बेस है तो यहाँ पे H2SO4 का काम क्या है? एज ए एसिड। तो एज ए एसिड अगर ये वर्क कर रहा है तो फिर इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे लिखोगे? बेसिसिटी से, क्योंकि हमें पता है कि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, वो रिएक्शन कुछ अलग हुई, मान लो रेडॉक्स रिएक्शन हुई, तो फिर उसका H प्लस कितने हैं उससे वैलेंसी फैक्टर नहीं आएगा, फिर उसका किसी और तरीके से आएगा। बट यहाँ पे इसकी रिएक्शन क्या है? एसिड बेस। ये एसिड बेस है तो इसका वैलेंसी फैक्टर एज ए एसिड आएगा तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अगर मान लो मेरे को ये रिएक्शन कुछ ऐसे लिख कर दे दी, NaOH प्लस H2SO4 और ये हमें मिलता है NaHSO4 प्लस H2O, फिर अब बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर पूछता है तो कितना लिखेंगे? अब 2 नहीं लिखेंगे, अब कितना लिखेंगे? 1, क्योंकि इसमें H है कितने? 2, लेकिन इस रिएक्शन में तो कितने दे रहे हैं? एक ही दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1। यहाँ पे कितना आएगा? 2। तो इसका पॉसिबल 1 भी है और 2 भी है। लेकिन अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा, ओनली H2SO4 लिख दिया, तो फिर कितना लिखोगे? 2 लिखोगे। फिर हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं? मैक्सिमम जितने दे सकते हैं। जैसे H3PO4 है तो H3PO4 का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर रिएक्शन दी है तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, उसने कुछ भी नहीं दिया तो फिर हम कौन सा लिख देंगे कि मैक्सिमम कितने H प्लस दे सकता है? 3, तो फिर उसका कितना आ जाएगा? 3। लेकिन उसने ऑप्शन में दे दिया मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, फिर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी जैसा। तो कम भी हो सकता है लेकिन वो मैक्सिमम वाला लिख देते हैं अगर कुछ भी नहीं दिया तो। लिख लो एग्जाम।
ठीक है, ये भी लिख लेना। बेस का क्या आता है, उसकी एसिडिटी, और सोल्ट का क्या आता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। है ना, जैसे अगर अपन ने मान लो एक सॉल्ट लिखा AlCl3, अगर एक सॉल्ट लिखा AlCl3 तो इसका वैलेंसी फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है +3 और नेगेटिव चार्ज भी कितना है -3, इक्वली आएगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 3। अगर हमने लिखा Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, बताओ कितना आएगा, एक एल्यूमिनियम कितना +3, तो 2 एल्यूमिनियम कितना +6, यही आएगा। नेगेटिव देखोगे तो कितना आएगा -2 × 3 6, तो -6 + 6, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 6। एक और कंपाउंड लिखता हूं, ये आपका जाना पहचाना कंपाउंड होगा, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस जो 24H2, जानते हैं इसको, यस, पोटाशियम, है ना। तो इसका वैलेंसी फैक्टर लिखना है, तो इसमें या तो टोटल पॉजिटिव लिखोगे या टोटल नेगेटिव लिखोगे। तो इसमें टोटल पॉजिटिव लिखोगे तो एक पोटेशियम का कितना +1, तो 2 का कितना +2, एल्यूमिनियम का कितना +3, 2 का कितना +6, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 8, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना 8। नेगेटिव से देखते हैं तो कितने सल्फेट हो गए, 1 और 3 4 सल्फेट, 4 सल्फेट का कितना -8, तो -8 + 8, वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 8। ठीक है भाई, ये वैलेंसी फैक्टर जो है ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। अब हमें जो मेन हमारा टारगेट है वो वैलेंसी फैक्टर है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का। रेडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या चीज, बेस में एसिडिटी होती है ना टर्म, बेस कितने OH देता है या कितने H को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे NaOH है तो NaOH के में कितना OH है 1, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कितने 2, तो 2 आ जाए। बेस के लिए एसिडिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी क्यों, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने एसिड लिया कोई, है ना, तो एसिड लिया तो सभी एसिड में H+ ऐसा जरूरी नहीं है, वो कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है उसकी बेसिस पे डिफाइन की गई है। जो बेस है वो किसको न्यूट्रलाइज करता है H+ को, तो वो कितने H को न्यूट्रलाइज कर रहा है। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया में कहीं भी OH नहीं है, तो कितने H को क्या कर रहा है न्यूट्रलाइज कर रहा है, कितना H एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो उसका क्या हो गया एसिडिटी। ये टर्म है, हो सकता है कि उल्टा नहीं होता, ऐसा ही होता, एसिड के लिए एसिडिटी होता तो हम एसिडिटी पढ़ लेते, वो डिफाइन कर दिया ऐसे। नेक्स्ट लिखिए, वैलेंसी फैक्टर इन ए रेडॉक्स रिएक्शन, वैलेंसी फैक्टर इन ए रेडॉक्स रिएक्शन, कि अगर हमें कोई रेडॉक्स रिएक्शन दी जाए तो उसमें हमें वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जब भी होगी तो उसमें हमारे पास दो चीजें होंगी, एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अगर हमें रेडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना है तो वो हम लिखते हैं कि एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो उसका क्या होगा वैलेंसी फैक्टर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जांपल से लिखेंगे। पहले इसमें लिखिए वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू, वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे, इसमें लिखिए टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोलिक्यूल, टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोलिक्यूल, ठीक है, इन द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, इन द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन। और इसमें जो आपने पर मोलिक्यूल लिखा है इसको अंडरलाइन कर लेना।
अब अगर मान लो हमने इलेक्ट्रॉन से नहीं लिखना तो क्या हम ऑक्सीडेशन नंबर से भी पता कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब क्या? ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज, और इलेक्ट्रॉन का गेन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज। और करके दोबारा डेफिनेशन लिखो इसकी, वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। टोटल इंक्रीज इन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखते हैं। कि जैसे मान लो आपने क्या किया, MnO4 माइनस लिया, MnO4 माइनस लिखो या KMnO4 लिख दो, एक ही बात है। अगर आपने इसको एसिडिक मीडियम में लिया, अगर मीडियम एसिडिक है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Mn+2 में। अगर ये MnO4 माइनस Mn+2 में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे देखो ये कौन सी स्टेट में है? +7। अगर ये +7 है तो ये क्या? +2 में। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। तो यहां से अगर मैं पूछता कि यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 लिख देता या MnO4 माइनस लिख देता तो वो कितना आता? इसमें एक Mn के लिए कितना चेंज आया? 5 का। और इनटू इसमें कितने Mn है पर मोलिक्यूल लिखना है ना, तो KMnO4 के मोलिक्यूल में कितना Mn है? 1 मोलिक्यूल। तो इनटू क्या लिखोगे? 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा? 5। अगर हमसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 पूछा जाता है इस केस में, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 क्या लिखते हैं? उसका मोलर वेट अपॉन उसका वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर इसका कितना? 5, m/5 ये आ जाता। ठीक है, अगर MnO4 माइनस की एक दूसरी रिएक्शन आती है, वो रिएक्शन क्या आती है? MnO4 माइनस, अगर आपने मीडियम कैसा लिया? न्यूट्रल। न्यूट्रल लिया या फिर ऐसे लिख देता है माइल्ड बेसिक, अगर मीडियम लिया तो उस केस में कन्वर्ट होता है किसमें? ये कन्वर्ट होता है Mn+4 में कन्वर्ट हो जाता है। ये तीनों रिएक्शन मैं 3 लिखूंगा यहाँ पे, तीनों आपको याद होनी चाहिए, पूछी जाती हैं। तो ये Mn कौन सी स्टेट में है? +7, और ये +7 से किस में गया? +4 में। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना लिखोगे? 3। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना? 3। अगर मैं लिख देता MnO4 माइनस और ये मैं मीडियम ले लेता स्ट्रॉन्गली बेसिक या फिर बेसिक लिखा रहता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Mn+6 में। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर लिखोगे तो ये +7 से किस में गया है? +7 से +6 कितना चेंज आया? 1 का। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 1 ये आ जाए। अब कई बार ना कंफ्यूजन आता है कि मान लो हमें ऐसा लिख दिया कि MnO4 माइनस है इसका वैलेंसी फैक्टर, तो फिर आप इसको आयन देखकर ऐसे मत बता देना कि इस पे चार्ज तो -1 है और आपने आयन का पूछा है तो आयन का तो चार्ज लिखते हो। नहीं, अगर हमें रिएक्शन दिया तो हमें सब कुछ क्या लिखना है? रिएक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे भी अभी मैंने H2SO4 वाला भी बोला था आपको कि अगर रिएक्शन दिया तो फिर हमें ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं होना कि H2SO4 का तो 2 होता है, फिर हमें किसके अकॉर्डिंग लिखना है? रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अगर नहीं दी होती तो फिर बात अलग है। तो भी यहाँ पे रिएक्शन कौन सी है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स है तो यहाँ पे रेडॉक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन, या फिर आप उसको लिख सकते हो कि यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। चलो कुछ और एग्जांपल लिखते हैं कि जैसे आपने ले लिया K2Cr2O7, K2Cr2O7 का जो क्रोमियम है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? +3 में। अब बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर लिखोगे तो कितना आएगा? है ना, ये वाला क्रोमियम कौन सी स्टेट में है? +6 में, और ये कितना है? +3 में। तो अगर मेरे को इसका वैलेंसी फैक्टर लिखना है तो ये +6 से किस में गया? +3 में। अगर ये +6 से +3 में गया तो कितना चेंज? 3 का। +6 से +3 कितना चेंज? 3 का। 3 का चेंज, बट इसमें कितने क्रोमियम? 2, तो इंटू कितना? 2। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना? 6। अगर मैं क्रोमियम +3 का लिखता तो कितना आता? क्रोमियम +3 का लिखते तो कितना आता? अरे वैलेंसी फैक्टर पॉजिटिव आता है, प्लस माइनस मत बोला। ये +3 से कितना? +6। +3 से +6 कितना चेंज? 3 का। लेकिन इसमें कितना क्रोमियम है? एक ही है ना, तो यहाँ पे तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 3 × 1 यानी कि 3। चलो और लिखते हैं कि जैसे आपने ये लिखा कि C2O4 - 2 ऑक्जेलेट है ना, इसके साथ आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CO2 में। तो यहाँ पे बताओ ये कार्बन कितना है? +3। ये कार्बन कितना है? +4। अगर हमें वैलेंसी फैक्टर लिखना है ऑक्जेलेट का, बताओ कितना लिखोगे? ये कार्बन +3 से +4 कितना चेंज? 1 का इंक्रीज, और इनटू कितना कार्बन? 2, तो ये कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अगर CO2 का लिखते तो +4 से +3, +4 से +3 कितना?
1 और इनटू कितना 1, क्योंकि CO2 में कितना कार्बन है 1 ही है, तो ये वैलेंसी फैक्टर इसका कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे आपने लिख दिया I2 से I माइनस, ये लिख दिया ऐसा है ना, तो ये आयोडीन कितना है 0, ये कितना है -1, तो 0 से -1 कितना चेंज 1 का चेंज। I2 में कितने आयोडीन 2, तो I2 में 2 आयोडीन, तो ये कितना आएगा 1 × 2, इसका वैलेंसी फैक्टर 2। I माइनस का -1 से 0 कितना 1, और इनटू इसमें तो एक ही आयोडीन है, तो 1 × 1, तो ये कितना आएगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसी फैक्टर हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो या तो आप ऑक्सीडेशन नंबर से लिख लो या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस कितना, एक ही बात है वो, तो लिखो ये एग्जांपल्स। और ये जो मैंने रिएक्शंस लिखी है ना, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि ये इतनी रिएक्शंस तो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए, कि ऐसे हमें कभी कभी वो रिएक्शन नहीं देगा, सीधा ही बोल देगा कि MnO4 का एसिडिक मीडियम में कितना होगा, तो फिर हमें याद होना चाहिए। है ना, यहाँ पे एक गलती होती है ये वाला, जैसे ये 2 था ना, तो इस 2 से मल्टीप्लाई मत करना, ये 2 है तो इंटू 2, जैसे कार्बन कितना 2 तो इंटू 2, इसमें भी क्रोमियम कितना 2। क्या चीज, नहीं नहीं, उस मोलिक्यूल में वो एटम कितने ना, हम इधर देखो, इनका ये कहना है कि अगर यहाँ पे 2I माइनस होता तो क्या इस 2 से मल्टीप्लाई करते, नहीं नहीं, हमें तो किसका वैलेंसी फैक्टर चाहिए I माइनस का, तो I माइनस में कितना आयोडीन है 1 है, I2 में कितना आयोडीन है 2 है। अब इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप यहाँ पे भले 2 लिखो चाहे 4 लिखो चाहे 5 लिखो, अब इस रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते तो भी इक्विवेलेंट वेट तो क्या रहता, सेम ही रहता है। हमें ये लिखा है पर मोलिक्यूल या पर आयन कितना चेंज हुआ, तो I माइनस में कितना आयोडीन है 1। इधर देखो, ये हमें दे दिया H2C2O4, ये है ऑक्जेलिक एसिड, और ये हमें दे दिया NaOH के साथ, और हमें यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर पूछा गया है, H2C2O4 का ऑक्जेलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर पूछा गया है, तो हम कैसे पता करेंगे बताओ। अब ये पहले तो ये बताओ, ये रिएक्शन कैसी होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी या फिर रेडॉक्स रिएक्शन होगी, एसिड बेस। ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये है एसिड और ये क्या है बेस, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी एसिड बेस। अब इसका वैलेंसी फैक्टर क्या ऐसे निकालोगे जैसे अपने यहां लिखा था, नहीं,
फिर यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा कि ये एसिड है और ये क्या है बेस, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कि ये कितने H प्लस दे रहा है, तो ये कितने H प्लस देगा 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 2 आ जाएगा। अगर मान लो यही मैंने क्या किया, ये मैंने फिर कौन सी रिएक्शन लिख दी, एसिड बेस रिएक्शन है ना, वो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि भाई NaOH के साथ लिए तो एसिड बेस रिएक्शन है। अगर यही वो H2C2O4 को वो बोल देता कि आपने क्या ले लिया, KMnO4 के साथ ले लिया, अब बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा। अब ये कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स, क्योंकि ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज होगा ना, तो ये तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर ये वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा CO2, तो ये कार्बन कितना +3 और ये कार्बन कितना +4 और कितना चेंज एक का, कितने कार्बन 2, तो फिर 1 × 2 कितना आ जाएगा, वो ठीक है कोइंसिडेंस है कि दोनों केस में क्या आ गया सेम आ गया, बट ये वैल्यू अलग अलग है। ये कौन सी रिएक्शन है एसिड बेस, ये कौन सी रिएक्शन है रेडॉक्स। ऐसे मैंने H2SO4 भी बोला कि H2SO4 किसी एसिड बेस रिएक्शन में आ गया तो उसका H कितने देता है उससे बैलेंसिंग फैक्टर निकालोगे, अगर किसी रेडॉक्स रिएक्शन में आ गया तो फिर वो सल्फर में ऑक्सीडेशन में चेंज कितना आया उससे कैलकुलेट करोगे। तो ये देख लेना कि रिएक्शन कैसी है। चलो कंपाउंड थोड़ा सा चेंज करके फिर निकालते हैं कि मान लो मैंने ऐसा बोल दिया H2C2O4 डॉट 3KHC2O4, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने NaOH साथ, और ये कंपाउंड मैंने ले लिया H2C2O4 डॉट 3KHC2O4 और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी KMnO4 के साथ। अब बताओ वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा। ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी है, अरे बोल दो भाई, ऊपर वाली रिएक्शन एसिड बेस, तो कितने H प्लस है, तो इसमें कितने H है 2, इसमें कितने H है 6 नहीं है, K है ये K, तो एक H उसका क्या हो चुका है न्यूट्रलाइज, तो इसमें कितना H बचा हुआ 1, कितना H बचा हुआ 1 और इसके कितने हैं 3, तो 3 और ये कितना 2, कितने हो जाएंगे 5, तो फिर इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 5। देखो सिंपल इसमें एसिड बेस रिएक्शन देखनी है, तो एसिड बेस में कितने हाइड्रोजन है ये देखने हैं, H प्लस कितने हैं, तो इसमें कितने हैं 2। अब अगर मैं आपको एक मॉलिक्यूल बोल देता, ऐसा बोल देता NaHSO4, बताओ इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है 1, ऐसे ही KHC2O4 में कितने हैं 1, 2 होते हैं, लेकिन एक पहले से जा चुका है क्योंकि वहां पे क्या आ गया K आ गया, तो कितना बचा 1, तो इसमें कितने हैं ये 3, तो कितने हो गए टोटल 3, तो कितना आ जाएगा 5। मैं लिख देता हूं ये वाले कितने 3 और ये वाले कितने 2, कितना हो जाएगा, उल्टा लिख दिया, ये 2 और ये वाले कितने 3। चलो अब बताओ ये कितना आएगा इस केस में। अब इसमें ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, ये क्या है रेडॉक्स है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा CO2, तो इसमें कार्बन कितना जाएगा +3 से +4। अब इसमें कार्बन कितने हैं बताओ, ये कार्बन +3 से +4, ये कार्बन भी +3 से +4, ये कितने कार्बन हो गए 2, ये कितने कार्बन हो गए 6, 3 2 जा कितने 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 और ये कितने कार्बन 6, कितने कार्बन 8, तो 8 कार्बन, तो यहाँ पे 8। देखो एक ही मॉलिक्यूल था, इसका दोनों के रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर क्या है अलग अलग है। ऊपर वाली रिएक्शन में लिखा तो कैसे दिखा एसिड बेस रिएक्शन से, नीचे वाली में लिखा तो रेडॉक्स रिएक्शन से। हाँ किया तो है तभी तो 3 आया ना, कहां पे यहाँ पे, अरे भाई ये पूरा मॉलिक्यूल है इतना, ये इसका कोफिशिएंट थोड़ी है, ये पूरा मॉलिक्यूल है इतना। जैसे आप लिखते हो ना 24H2O, तो उसमें 24H2 उस मॉलिक्यूल में कितने H2O है 24, ऐसे ही ये पूरा मॉलिक्यूल है, बीच में डॉट लगा हुआ है, ये फॉर्मूला नहीं समझ पाए क्या आप ऐसा, ये पूरा एक ही कंपाउंड है। यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देता तो क्या वैलेंसी फैक्टर चेंज हो जाता क्या, नहीं, ये तो पूरा कंपाउंड है, कंपाउंड में यहाँ पे कितने हैं 3, ये डॉट लगा हुआ कंपाउंड, ऐसे बीच में प्लस थोड़ी लिखा मैंने कुछ ऐसा कि 3 इसका कोफिशिएंट। तो इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, अब इतना तो हमें समझ होनी चाहिए कि ऑक्सीलेट लिया तो ऑक्सीलेट में कौन ऑक्सीडाइज होता है कार्बन। अब आप बोलोगे फिर इसमें KMnO4 में Mn का ही क्यों लिया, क्योंकि KMnO4 में कौन रिड्यूस होता है Mn होता है, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट में कौन रिड्यूस होता है क्रोमियम होता है, तो बाकी कोई हो ही नहीं रहा ऑक्सीडाइज रिड्यूस, कौन किसमें इसमें, अरे तो फिर इसका वैलेंसी फैक्टर लिखेंगे, मैंने यहाँ पे किसका वैलेंसी फैक्टर लिखा है
इस कंपाउंड का। अगर इसका वैलेंसी फैक्टर लिखना होता तो ये +7 से किस में रिड्यूस होता, +2 में होता, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आता, इसका 5 आता। यहाँ पे मैंने इसका 2 लिखा है, NaOH का लिखते तो कितना आता, 1 आता। तो जिसका पूछेगा उसी का तो लिखेंगे। हाँ, इंडिविजुअली ही होता है वैलेंसी फैक्टर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। कौन सा 6? ये इसमें कितने कार्बन है, 6, और इसमें कितने कार्बन है, 2, तो कितने कार्बन हो गए टोटल, 8। याद करना पड़ेगा, इसलिए तो मैंने बोली थी कि ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली जो मैंने इधर 2 लिखी है, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे साफ भी नहीं की, रखी हुई है कि आपको याद रहे कि ऑक्सीलेट से ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, CO2 बनता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रोमियम +3 बनता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है ना, इसलिए तो मैंने उस टाइम इसका बैलेंस अपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा था, तो मैंने याद भी करवाया था कि KMnO4 का, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ऑक्सीलेट का, ये याद रखो। अगर मान लो कोई और कंपाउंड आ गया किसी अलग तरीके का, तो फिर या तो हमें रिएक्शन दी होगी, नहीं दी होगी तो फिर हमें पता ही होनी चाहिए रिएक्शन। ना मैंने आपको होमवर्क में एक रिएक्शन दी थी, वो आपने की क्या, पी ब्लॉक वाली वो रिएक्शन। ये वाला, इसमें देखो भाई, इसमें वैलेंसी फैक्टर कैसे लिखा लास्ट वाले में, ये ऊपर वाली रिएक्शन है वो कौन सी है, एसिड बेस। एसिड बेस है तो इसमें देखोगे कि कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इस मॉलिक्यूल में, ये एक मॉलिक्यूल है पूरा, है ना, इस एक मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, 2 तो यहां पड़े हैं, और यहां कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 3, तो टोटल कितने एसिडिक हाइड्रोजन हो गए, 5। अब नीचे वाली जो रिएक्शन है, इसमें जो ऑक्सीलेट के कार्बन थे वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेंगे, CO2, तो कार्बन चला जाएगा +3 से +4, कितना चेंज, 1 का। बट इसमें कितने कार्बन है, कितने हैं, 2 कार्बन तो ये रहे, और यहाँ पे भी तो कार्बन है, तो ये कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 3 2 6 कार्बन ये हो गए, 2 कार्बन ये हो गए, तो इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, 8 कार्बन ऑक्सीडाइज होंगे, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 8 है। वो पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल डॉट लगा के लिखा है ना मैंने, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है इतना। हाँ हाँ लिखेगा ना, हमें कोई ऐसा थोड़ी है कि एक रिएक्शन लिख दिया, बोल दिया वैलेंसी फैक्टर, अरे कुछ नाम तो बोलेगा कि किसका वैलेंसी फैक्टर, किसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, बस एक वैलेंसी फैक्टर और कैलकुलेट करना है। लिखिए, वैलेंसी फैक्टर इन ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वैलेंसी फैक्टर इन ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वैलेंसी फैक्टर इन ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इधर ध्यान से देखना, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला वैलेंसी फैक्टर कैसे लिखते हो, कि मान लो आपने एक रिएक्शन लिखी जिसमें मान लो मैंने बोल दिया A है, ये A से गया +N1 और इधर गया A से गया -N2। पहले तो ये बताओ क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यस। कैसे है, 0 से गया +N1, ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और 0 से गया -N2, ये क्या हो गया, रिडक्शन। अब अगर मैं पूछता इस केस में वैलेंसी फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन, वैलेंसी फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन वो कितना है,
N1। वैलेंसी फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन कितना है? N1। 0 से गया N1, तो ये कितना हो गया? N1। अगर मैं बोलता वैलेंसी फैक्टर फॉर रिडक्शन कितना है, तो फिर कितना लिखते? N2 लिखते, ये लिखते। 0 से गया -N2, मतलब 0 से -2 जाता तो कितना आता? 2 आता, है ना? इस तरीके से आपने लिख दिया। बट कभी भी हमें ऐसा इंडिविजुअल नहीं पूछा जाएगा इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, वो तो सीधा सीधा पूछेगा कि ए का वैलेंसी फैक्टर कितना है। तो अगर हमें वैलेंसी फैक्टर लिखना है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए, तो फिर इस केस में कितना आता है? N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। एग्जाम्पल देखो इसका, कि जैसे मान लो आपने क्या लिखा? H2O2 लिखा, तो H2O2 से आपने क्या बना दिया? H2O बना दिया और O2 बना दिया। ये कितना था? -1। ये कितना है? -2। और ये कितना है? 0। अगर मैं पूछता वैलेंसी फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन, बताओ कितना है? वैलेंसी फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन -1 से कितना? 0। कितना आएगा? 1। ये आएगा। वैलेंसी फैक्टर फॉर रिडक्शन कितना आएगा? -1 से -2 कितना आएगा? 1। यही आएगा। तो ये भी कितना आ गया? 1। तो इसका अगर ओवरऑल बैलेंसी फैक्टर लिखना है तो क्या लिखते हैं? 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। यही लिखते हैं क्या? यस, ये लिखते हैं। बट अभी भी एक चीज मिस की आपने, क्या? इसमें बताओ कितने कार्बन थे? 2। तो क्या 2 से मल्टीप्लाई किया था? यस। कितने क्रोमियम थे? 2। तो क्या 2 से मल्टीप्लाई किया था? यस। बट इसमें कितने ऑक्सीजन है? 2। तो इंटू 2 भी तो करोगे, तो इंटू कितना आएगा? 2। और ये वैलेंसी फैक्टर यहां से। अब एक चीज ध्यान रखना, H2O2 की बहुत सारी रिएक्शन आपको मिलेंगी। H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, लेकिन ये H2O2 की जो रिएक्शन है वो कौन सी है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब H2O2 की ये एक इकलौती ऐसी रिएक्शन है जिसमें इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आता है? 1 आता है। H2O2 की जितनी बाकी कोई भी आपको रिएक्शन मिले, उन सब में H2O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, अपने मॉड्यूल में खूब सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट हो, सब जगह H2O2 का वैलेंसी फैक्टर बिना कैलकुलेट करके लिख देना कितना? 2। लेकिन यहां पे इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। एक इकलौती रिएक्शन है जिसमें इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आता है? 1 आता है। बाकी सब जगह कितना आएगा? 2 आएगा। और ये वो कौन सी रिएक्शन है H2O2 की? डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, चलो और कैलकुलेट करना ऐसा सीख लेते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन की एक रिएक्शन और लिखता हूं, उसमें वैलेंसी फैक्टर देखते हैं क्या आएगा। जैसे मान लो मैं लिखा Cl2 और Cl2 से में मिलता है Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, ये है। अब इसमें वैलेंसी फैक्टर लिखना है, इस क्लोरीन का Cl2 का कितना आएगा। ये क्लोरीन 0 से कितना गया? -1। तो अगर मैं N1 की वैल्यू लिखूंगा तो कितनी? 1। अगर मैं N2 की वैल्यू लिखूंगा तो 0 से कितना? +5। ये वैल्यू कितनी है? 5। अब ना कुछ लोग पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि इसमें 0 से कितना? -1, तो कितना आ गया? 1। तो फिर यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 लिख देंगे, फिर ये 2 क्लोरीन है तो 10 लिख देंगे। फिर आप एंड में जाकर 2 से मल्टीप्लाई दोबारा मत करना, एक बार ही करना है वो 2 वाला, है ना? तो फिर यहाँ पे अगर वैलेंसी फैक्टर n लिखोगे तो कितना लिखोगे? 1 इंटू 5 अपॉन 1 प्लस 5। Cl2 है तो कितना आएगा? इंटू 2, कितना आ जाएगा? 5। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में ऐसा आता है। क्या? क्यों अलग अलग से कहां लिखा? डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले में तो मैंने लिखा है, बाकी सब में अलग अलग कहां से लिखा है? तो एसिड बेस के लिए तो कहानी अलग होगी, वो रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, एसिड बेस में कैसे देखोगे? आपने जैसे मान लो, आप सिंपल सी चीज बताओ, आपने अभी अभी तो लिख के आए थे कि एसिड का वैलेंसी फैक्टर कैसे लिखते हो? जितने एच देता है, बेस का जितने ओएच देता है। तो क्या अलग अलग तरीके से नहीं देखा आपने? रेडॉक्स में कैसे देखोगे? कितने इलेक्ट्रॉन लेता है या कितने इलेक्ट्रॉन देता है? ये फॉर्मूला तो पता है ना, बता तो दिया, नहीं तो क्या? N1 क्या चीज है? ऑक्सीडेशन का वैलेंसी फैक्टर। N2 क्या है? रिडक्शन का। तो ओवरऑल वैलेंसी फैक्टर लिखना तो क्या आएगा? N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब चाहो तो इसको एक, ये फॉर्मूला ही कैसे है, अगर आपके यही है कि फॉर्मूला ही कैसे है, तो एक काम करना, फिर इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद क्या करना? इसके इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेना। और फिर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद हमने ये तो लिखा था टोटल लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। तो कितने मॉलिक्यूल है? 1। तो टोटल लॉस और गेन निकाल लेना, डिवाइडेड बाय कितना मॉलिक्यूल? 1। तो डिवाइड बाय 1 कर देना, उससे आ जाएगा। है ना? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला वैलेंसी फैक्टर पूछा जाता है कई बार।
क्या चीज? हाँ, नहीं वो पूछेगा ही नहीं ऐसे, डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो फिर ऑक्सीडेशन के लिए पूछेगा ही नहीं ऐसा। आपको पता ही नहीं ना कि कौन सा आइटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। है ना, ये फॉर्मूला याद रखना आप तो, N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए ये आएगा। अभी लिख लिया सबने? लिखिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, अब इसका अगर आपको ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस नहीं भी आता तो भी अपना काम चल जाता है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करना होता है तो बिना इसके भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आता है तो हमारे क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है, इधर देखो पहले, अच्छी चीज है ये, कि मान लो आपने एक रिएक्शन लिखी, लेट्स से एक रिएक्शन है A प्लस A, और इससे हमें मिलता है कुछ ऐसा, मान लो C मिलता है और हमें प्रोडक्ट D मिलता है। अगर यहाँ पे हम मोल की बात करें तो A के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं A, B के कितने मोल रिएक्ट करें B। तो यहां से अगर हम मोल की बात करेंगे तो A के A मोल रिएक्ट करेंगे तो B के कितने मोल रिएक्ट करेंगे B। जब A के A मोल B के B मोल से रिएक्ट करेंगे तो C के जो प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे C, और D के जो प्रोड्यूस होंगे वो कितने D होंगे। अब ये जो मोल है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे आपने सिंपल सी एक रिएक्शन लिख दी N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3, तो इसमें नाइट्रोजन का एक मोल हाइड्रोजन के कितने मोल से रिएक्ट करता है 3 मोल से, तो अमोनिया के कितने मोल बनते हैं 2 मोल बनते हैं। तो मोल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें मोल सेम भी आ सकते हैं, जैसे इसमें A की वैल्यू B के इक्वल आ भी सकती है और नहीं भी। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि अगर आपने इक्विवेलेंट लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो अगर मान लो आपने इसके x इक्विवेलेंट लिए तो पक्का है कि B के भी कितने इक्विवेलेंट होंगे x, तो इसके x इक्विवेलेंट और x इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेंगे उन सबके इक्विवेलेंट भी क्या होंगे सेम ही होंगे। तो इसके इक्विवेलेंट भी कितने बनेंगे x और इसके इक्विवेलेंट भी कितने होंगे सेम। तो मतलब आप ऐसा लिख सकते हो किसी रिएक्शन में कि इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ C। मतलब C के इक्विवेलेंट लिखने तो C के मतलब रिएक्टेड नहीं होंगे, C के क्या होंगे प्रोड्यूस कितने हुए, तो वो कितने होंगे A के जितने रिएक्ट किए। अब इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ B आपने लिख दिया। अब अपने पास बहुत सारी रिएक्शन हो सकती हैं कि मान लो आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखी तो उसमें एक एसिड होगा, दूसरा क्या होगा बेस होगा, तो उसमें आप ऐसा लिख सकते हो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो उसमें आप क्या लिख सकते हो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ
रिड्यूसिंग एजेंट। अब इक्विवेलेंट आप कैसे लिख सकते हो? इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के खूब सारे तरीके हैं अपने पास। क्या क्या तरीके हैं? मोल से लिख सकते हो, मास से लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी से लिख सकते हो, मोलैरिटी से लिख सकते हो। खूब सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप लिखते हो। ये वाला जो पार्ट है ना, ये अपने टाइट्रेशन में आपको खूब काम में मिलेगा, आएगा। टाइट्रेशन की है क्या आपने कोई लैब में? तो आपने KMnO4 वाला टाइट्रेशन किया होगा। वहां पे आप एक फॉर्मूला लिखते हो ना, N1V1 = N2V2। वो फॉर्मूला कहां से आया था? यहीं से तो आया था। N1V1 का मतलब क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट। N1V1 का मतलब क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट = इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके कितने इक्विवेलेंट? N1V1। और दूसरे वाले के कितने? N2V2। तो ये N1V1 = N। यहीं से तो आया था वो। और ये एग्जामिनर बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्यों लिख दिया आपने N1V1 = N2V2, ये क्या चीज है? तो N1V1 क्या चीज है? इक्विवेलेंट। ऐसे ही दूसरे के इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि इक्विवेलेंट क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। तो मान लो इक्विवेलेंट ऑफ A = इक्विवेलेंट ऑफ B लिखना है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप ये भी लिख सकते हो ना, मोल ऑफ A इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ A = मोल ऑफ B इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ B। ऐसा लिख सकते हो क्या? क्योंकि इक्विवेलेंट क्या आते हैं? मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब और क्या लिख सकते हो इसको? मोल को क्या लिख सकते हो? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर। इधर भी क्या लिख सकते हो? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट को और क्या लिख सकते हो? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये भी लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम = नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। ये N1 मतलब NaB ऐसे लिख दिया। तो ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो, फिर ये लिख लेना। इसके करेंगे क्वेश्चन थोड़े से। ये किया होगा आपने, पढ़ा हुआ है ना, मोल में पढ़ लिया होगा। तो इसमें लिखिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। हेडिंग तो लिखाई थी ना, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इसमें लिखिए इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन equal number of the equivalents of all the reactants in a chemical reaction, equal number of equivalents of all the reactants reacts with each other, equal number of equivalents of all the reactants reacts with each other, कि जितने भी रिएक्टेंट है सबके सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। बट मोल सेम हो ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। मोल इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन इक्विवेलेंट सबके क्या होंगे? सेम होंगे। और जो प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होंगे वो भी क्या होंगे? सेम। प्रोडक्ट के आपस में भी सेम होंगे और इनके भी क्या होंगे? सेम। मान लो इसके 5 इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा? 5 इक्विवेलेंट। एंड सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड सेम नंबर ऑफ equivalents of same number of equivalents of products are produced. ठीक है, अब ये लिख लो, फिर इसके क्वेश्चन लिखते हैं कुछ ना। अब इसमें अगर हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस नहीं भी आता तो फिर मान लो हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल लिखने, तो हम किससे करते हैं? रिएक्शन को बैलेंस करके स्टोइकियोमेट्री से लिख लेते हैं। तो वैसे भी हम करते थे। अगर मान लो आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आता है तो फिर आपको रिएक्शन को बैलेंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख देना, इक्वलेंट इक्वल कर देना, उससे आ जाए। तो लो ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आप मतलब रेडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इक्वल कर देना। एसिड बेस रिएक्शन है तो क्या करना? एसिड के इक्विवेलेंट = बेस के इक्विवेलेंट।
ठीक है, लिखिए इसका क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH, है ना, 0.1 मोलर NaOH solution required, 0.1 molar NaOH solution required to neutralize 20 ml of, to neutralize 20 ml of 0.2 molar H3PO3 solution. ये लिखा हुआ इधर 20 ml of 0.2 molar H3PO3 solution. ठीक है, अब इसका इधर देख लो, पहले इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसकी क्या करो, रिएक्शन लिखो, फिर रिएक्टेंट में एक के मोल निकालो, दूसरे के मोल निकालो, वैसा कर सकते हो। लेकिन उसको हमें अगर जल्दी करना है तो क्या हम लोग केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? यस। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस। अब इसके इक्विवेलेंट लिखने NaOH के, तो कैसे लिखोगे, कौन सा वाला इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखेगा, नॉर्मेलिटी वाला या मोलैरिटी वाला या वेट वाला? मोलैरिटी वाला। तो यहां लिखेंगे मोलैरिटी ऑफ NaOH इंटू वॉल्यूम इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर। इधर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर। NaOH की मोलैरिटी कितनी है? 0.1, वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करना है, वैलेंसी फैक्टर 1 इक्वल्स टू, अब इसका मोलैरिटी कितना है? 0.2, वॉल्यूम कितना? 20 ml, वैलेंसी फैक्टर 2, H3PO3 कितने देता है? 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 2। तो यहां से वॉल्यूम निकाल लोगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 20 इंटू 2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 ml। बताओ, क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो गया ना? अब रिएक्शन लिखते तो रिएक्शन लिखते, बैलेंस करते, फिर ऐसे करते। तो ऐसे क्वेश्चन भी नीट में पूछे गए हैं कई बार। अब ऐसे नहीं कि कोई नई अप्रोच है, अप्रोच नई नहीं है, बस लिखने का अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपको वो रिएक्शन वगैरह लिख के फिर वो नहीं करना पड़ेगा। ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए कैलकुलेट द, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर, calculate the volume of 0.1 molar KMnO4, 0.1 molar KMnO4 solution required, calculate the volume of 0.1 molar KMnO4 solution required to oxidize 30 ml of 0.2 molar 30 ml of 0.2 molar ferrous sulfate solution, 0.2 molar ferrous sulfate solution। अब इसमें क्या करोगे, इसमें एक है, अब इसमें एसिड बेस तो नहीं है, इसमें किसके इक्विवेलेंट इक्वल करोगे? इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस। अब इसका इक्विवेलेंट क्या है, हम कैसे पता करेंगे? इसका मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब बात ये आती है कि KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर हमें फिर पता होना चाहिए। अब पता होना चाहिए तो KMnO4 के 3 वैलेंसी फैक्टर पड़े थे, एसिडिक मीडियम में कितना? 5, न्यूट्रल में कितना? 3, और बेसिक में कितना? 1। लेकिन उसने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया तो फिर बाय डिफॉल्ट क्या है? एसिडिक है। अगर वो बोल देता मीडियम कैसा है? बेसिक है, तो फिर कितना लेते? 1। बेसिक होता तो कितना लेते? 1 लेते। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, तो मीडियम कैसा है? एसिडिक है, तो एसिडिक है तो कितना? 5। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? यहाँ पे हम लिख देंगे कि इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ जो भी है फेरस सल्फेट।
अब इसके इक्विवेलेंट लिखोगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर, इधर भी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि वैलेंसी फैक्टर के लिए हमें जरूरत ही ना पड़े, वो क्या दे दे, नॉर्मेलिटी दे दे। जरूरत थोड़ी है कि दोनों की मोलैरिटी दे, एक की मोलैरिटी दे दूसरे की नॉर्मेलिटी, तो इधर डायरेक्टली लिख देंगे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो बताओ क्या आएगा, ये है 0.1, वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करना है, वैलेंसी फैक्टर 5 इक्वल्स टू ये कितना है 0.2 इंटू कितना 30 इंटू कितना। अब फेरस सल्फेट का कितना आएगा, फेरस सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर 2 कैसे आएगा भाई, मैंने अभी तो बोला था सोल्ट से थोड़ी निकालना है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, तो फेरस सल्फेट जो है उसका आयरन +2 में है, तो +2 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, +3 में। ये रिएक्शन ऐसे होगी ना कि ये KMnO4 होगा और इसके साथ क्या होगा Fe+2 होगा, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा +3 में और Mn किस में चला जाएगा +2 में, ये होगा ना। तो यहाँ पे तो फिर रिएक्शन होगी, तो हमें वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन से देखना है ना। तो आयरन +2 से किस में जाएगा +3 में। क्या इसका सल्फर ऑक्सीडाइज हो सकता है, फेरस सल्फेट का क्या सल्फर ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि सल्फर ऑलरेडी किस में है +6 में है, सल्फेट का सल्फर किस में होता है +6 में, तो क्या +6 से आगे जाता है, क्या नहीं जाता, तो ये आएगा। तो ये कितना वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा इसका 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा 12। अब अगर मान लो आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस नहीं पता होता तो इस क्वेश्चन को कैसे करते, इसकी ये रिएक्शन लिखते, फिर इस रिएक्शन को क्या करते बैलेंस करते, बैलेंस करके फिर वही इसके मोल उसके मोल रेशियो वगैरह निकाल के वैसे। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाता। एक क्वेश्चन और लिख लो बस। ना, और इसमें आपको बार बार यही मिलेंगे, मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा कोई नया सा कंपाउंड नहीं मिलेगा। KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑक्जेलेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, यही मिलेंगे आपको। लिखिए इसमें नेक्स्ट, देखिए इसमें कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट, 0.2 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट required to oxidize 20 ml of 20 ml of 0.1 molar 20 ml of 0.1 molar ferrous oxalate। फेरस ऑक्जेलेट, फेरस ऑक्जेलेट क्या होगा Fe(C2O4), यही होगा ना, फेरस है तो ये होगा, फेरिक होता तो Fe+3 होता। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज देख लेना, इसकी पहले रिएक्शन ध्यान से देखो। अगर फेरस ऑक्जेलेट ऑक्सीडाइज होगा तो इसमें क्या होगा, आयरन कौन सी स्टेट में है +3 में, इसमें कार्बन कौन सा है +3 में। अगर आपने फेरस ऑक्जेलेट लिया Fe(C2O4) ये लिया और इसके साथ आपने K2Cr2O7 ये ले लिया, अब बताओ पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा, क्या ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा, यस, आयरन +2 से किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा +3 में, तो आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा +3 में। अब क्या ये कार्बन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बन कौन सी स्टेट में है +3 में, तो ऑक्सीलेट ऑक्सीडाइज होके क्या बनता है CO2, तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनता है CO2, तो कार्बन +3 से किस में चला गया +4 में। अब अगर इसका हमें वैलेंसी फैक्टर पूछा जाए फेरस ऑक्जेलेट का, तो बताओगे फेरस ऑक्जेलेट का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, ध्यान से देखना। आयरन के लिए कितना है +2 से +3 कितना चेंज 1 का, कितने आयरन 1, तो 1 × 1 प्लस कार्बन का भी आएगा, कार्बन कितना है +3 से कितना +4 कितना चेंज 1 का, कितने कार्बन 2, तो 1 × 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा। अब आप कर लेना, अब वही लगा देना M1V1 वैलेंसी फैक्टर वो वाला। तो अगर आपको पूछा जाता फेरस ऑक्जेलेट का वैलेंसी फैक्टर तो कितना आएगा फिर 3, क्योंकि इसमें आयरन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बन भी। तो जिसमें मान लो 2 ऑक्सीडाइज हो रहे हो या 2 रिड्यूस हो रहे हो, तो फिर दोनों का क्या करना है हमें ऐड करना है, तो इसमें कार्बन भी है 2, एक आयरन भी है, तो इस तरीके से
ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको एक्सरसाइज 2 में मिलेगा, ऐसा ही कुछ वैलेंसी वाला। हाँ, बाकी कोई मॉड्यूल में किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मॉड्यूल में किसी पार्ट में आपकी कोई डाउट हो तो बता दो। कौन सा कौन सा किया? चलो एक काम करना, आप कर लेना। अगर आपका कोई क्वेश्चन एक आध डाउट रहता है तो या तो आप डाउट काउंटर पे आके पूछ लेना, मॉड्यूल में से आप कर लेना, 1-2 दिन में पूरा मॉड्यूल कर लेना, पूछ लेना। या फिर मैं एक दिन अंकित सर को बोल दूंगा कि वो किसी दिन आपका ये मॉड्यूल जो है उसमें से डिस्कस कर देंगे। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, उनसे पूछ लेना, सर से पूछ लेना, ठीक है। और या फिर आप डाउट काउंटर पे, अगर आपके ज्यादा डाउट हो तो मैं डाउट काउंटर में मिल जाऊंगा आपको, तो डाउट काउंटर पे आ जाना। पर मेरे को लगता नहीं है कि इतने डाउट ज्यादा कुछ होंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, हो जाएंगे इतने, है ना। बट फिर भी किसी क्वेश्चन में आता है तो अंकित सर से पूछ लेना या फिर मेरे से पूछ लेना। क्या चीज? और आपका जो ये वाला भी पेपर होगा ना, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन भी आएगा ना, उसके सिलेबस में रेडॉक्स भी है। पता नहीं कितने आएंगे, इतना क्यों पूछते हो? नीट वालों से पूछते हो क्या किस चैप्टर कितने आएंगे? हाँ, बट थोड़े ही आएंगे, 5-7 आ जाएंगे, लेकिन आएंगे। चलो अभी जो टाइम है उसमें पूछ लो, कोई इसका क्वेश्चन पूछना हो तो। कौन सा? रेडॉक्स रिएक्शन है यार ये तो। Mn +6 से किस में जा रहा है? +7 में। Cl 0 से किस में जा रहा है? -1। बिगिनर बॉक्स 1 का। हाँ भाई देखते रहो क्वेश्चन साथ में, जो भी किसी का और भी डाउट हो तो। बिगिनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 5। यार ये तो ना एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 Ti। अब इसका मिनिमम कितना हो सकता है? स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2 3d2। तो मिनिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना जा सकता है? +4 जा सकता है, चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो इस तरीके से वो तो यार पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, यहां से इसका कोई लेना देना नहीं। एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज 1 का 26 ये तो बताया हुआ है, H2S2O8। इसमें सल्फर कितना आता है? इसका तो स्ट्रक्चर बना के कैलकुलेट किया था। क्या इसमें प्रॉक्सी लिंकेज आता है? यस। तो इसमें कितना आएगा? +6 आएगा। इसका तो स्ट्रक्चर बनाया था क्लास में, है। सम पूछे तो +6 और दूसरे बार कितना? +6, तो कितना आएगा? +12 हो जाएगा। दोनों का सम पूछे तो। फर्स्ट वाले में डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ना, तो खुद क्या होना चाहिए? रिड्यूस। खुद रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो पहले वाले में तो रिड्यूस हो रहा है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग है मतलब उसमें। 2 का ये तो वही रिएक्शन है जो पी ब्लॉक वाली मैंने बोली थी, क्लोरीन की NaOH के साथ। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको रिएक्शन बोली थी ना पी ब्लॉक वाली। तो पी ब्लॉक वाली जो रिएक्शन है वो 2 रिएक्शन है, ये कंप्लीट कर लेना आप। पी ब्लॉक की 2 रिएक्शन है, वो ये है P4 + NaOH, ठीक है ना। और एक रिएक्शन है Cl2 + NaOH। NaOH में 2 रिएक्शन आती है, एक तो आती है डाइल्यूट NaOH के साथ, और एक Cl2 की आती है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। तो इसमें जो हमें मिलता है क्या बनता है? PH3 + NaH2PO2 मिलता है। इसमें हमें क्या मिलता है? NaCl + NaOCl मिलता है डाइल्यूट वाले में, और इसमें हमें मिलता है NaCl + NaClO3 मिलता है। ये रिएक्शन आपकी पी ब्लॉक में जो मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये वाली। हाँ सम पूछा है उसमें भी, तो आपने x कैलकुलेट 4/7 किया होगा, तो 7 कार्बन का कितना? 7x, तो इंटू 7 + 70। तो H2H4 में हाइट x क्या आएगा? -2 आ जाएगा, और उसमें क्या है? -½ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 3/2, और इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48। ये तो आपको
यार आपको बोला जाए एक कैटाइन है Na+ और एक एनाइन है Cl-, फॉर्मूला क्या बनेगा? NaCl। ऐसे इसमें एक का चार्ज ए का कितना है +2, बी का कितना है +5, सी का कितना है -2। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? तो आप फॉर्मूला चेक करके देख लो, जिसमें नेट चार्ज क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन से चेक कर लो किसमें क्या हो जाएगा, टोटल 0 आ जाएगा। और इसमें मल्टीपल बन सकते हैं, मल्टीपल कंपाउंड बन सकते हैं, तो हमें ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा कि किसमें टोटल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कौन सा 2 का? हम्म डिस्प्रोपोर्शनेशन ना, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन शो कर सकता है? इंटरमीडिएट वाला, जो एक्सट्रीम पे आ जाए। जैसे मैंने बोला था H2SO4, तो उसमें सल्फर ऑलरेडी किसमें है, +6 में, तो +6 वाला फर्दर तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, तो वो तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो ही नहीं सकता ना। डिस्प्रोपोर्शनेट कौन सा होगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच वाला। तो सल्फर -2 वाला और 8 वाला कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो सकता, बीच वाला। हाँ, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन एग्जिबिट कर सकता है वो देख लो ना। जैसे Cl2 है, कर सकता है, 0 से -1 भी जा सकता है, प्लस भी जा सकता है। ClO2 है, वो भी जा सकता है। ClO4- वो नहीं जा सकता था, बस ये जा सकता है। सल्फर S8 0 में है, तो 0 से नेगेटिव भी जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है, सारी जा सकते हैं। किसका? इसका इसका तो 6 होगा ना, करवा तो दिया इसका तो। चलो ठीक है भाई, कर लेना। फिर भी आपका जो भी डाउट वगैरह रहता है, आप डाउट काउंटर पे मिल लेना, या फिर अंकित सर को बोल दूंगा वही दिन। कौन सा 9? हाँ, अभी पूछना एक बार आज। हाँ, क्या? हाँ 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 हाँ। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू, बाय। अभी किसी को डाउट हो तो आ जाओ, कोई एक आध पूछ ले।
गुड इवनिंग बेटा, बैठिए बालक, गुड इवनिंग। बैठो बालक बैठो।